Students, myself Jagruti Balubhai Patel, and we are discussing about the PL SQL and triggers point from the ADBMS subject, which is related to the unit number 2. From this subject, here is the major point for the PL SQL and triggers, and here is the syllabus for the PL SQL and triggers. From this, we have already discussed about all this point 2A, 2B and 2C. So today in lecture number 6 we are revise all this concept. मतलब कि आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर जितने भी हमने लेक्चर 5 में कॉन्सेप्ट देखे हैं उसको रिवीजन करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.2a से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2.1 के अंदर PL SQL बेसिक क्या है, डेटा टाइप क्या है, और उसके बाद 2.3 इज अ एडवांटेज. तो फर्स्ट पॉइंट था कि PL SQL एक्चुअली है क्या. तो मेन पॉइंट क्या है, तो PL SQL इज अ एक्सटेंशन ऑफ एन SQL. SQL का ही एक्सटेंशन PL SQL है. वो क्यों डेवलप हुआ था, क्योंकि PL SQL के अंदर कंडीशन चेकिंग, ब्रांचिंग और लूपिंग नहीं हो रही थी. इसीलिए PL SQL और एक वो जो ओवरकम था, वो डिसएडवांटेज था SQL का, उसे ओवरकम करने के लिए ओरेकल ने PL SQL प्रोवाइड किया था. देन PL SQL SQL का मेन डिफरेंस क्या है, तो उसके अंदर हम लोग वेरिएबल SQL के अंदर हम लोग वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जबकि PL SQL के अंदर हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग भी SQL के अंदर नहीं होता है, यहाँ पे होगा. देन दूसरा ये था कि SQL का जो ब्लॉक है वो 1 एट अ टाइम स्टेटमेंट में ही एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो ये मेन उन दोनों के बीच में डिफरेंस था. आफ्टर दैट PL SQL का जो ब्लॉक है वो कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए 3 सेक्शन डिवाइडेड है: डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन एंड एक्सेप्शन सेक्शन. उसमें से वो इस तरह से लिखा जाएगा: डिक्लेयर कीवर्ड, उसके बाद उसमें डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा. देन बिगिन सेक्शन, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड जो आपको परफॉर्म करना है वो वाला पार्ट, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग. और यहाँ पे अगर रन टाइम पे कोई एरर जनरेट हो रही है और उसे हैंडल करना है तो वो पार्ट यहाँ पे लिखा जाए. और लास्ट में हम लोग एंड देन सेमीकोलन करते हैं. यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट और एक्सेप्शन पार्ट जो है वो ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे. अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है तो ये पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. और एक्सेप्शन मतलब कि एट अ रन टाइम पे एरर जनरेट नहीं करवानी है तो ये पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. बट बिगिन इज अ कंपल्सरी, बिकॉज उसी के अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे. देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप ऑफ PL SQL. तो इतने टाइप की डेटा टाइप PL SQL के अंदर है. SQL की जो डेटा टाइप है वो तो PL SQL के अंदर यूज़ होगी ही, बट बहुत सारी सब टाइप भी है जो PL SQL के अंदर यूज़ होती है, जो यहाँ पे हमने टेबल में दिखाई थी. आफ्टर दैट वी हैव डिक्लेयर अबाउट हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन PL SQL. तो PL SQL के अंदर अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए ये सिंटेक्स थी: वेरिएबल का नाम लिखना है, डेटा टाइप, देन नॉट नल. उसके लिए ये एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, नेम इज अ वेरिएबल नेम, देन कैरेक्टर इज अ डेटा टाइप एंड नॉट नल रखना था, डायरेक्टली साइज दे दी है. इनिशियल वैल्यू भी आप लोगों को एट अ रन टाइम पे डालनी है तो डाल सकते हैं. नॉट नल का मीनिंग ये होगा कि मुझे उसके अंदर वैल्यू डाल के रखनी ही पड़ेगी. कोई मतलब कि हम लोग वैल्यू नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा, तो वो कंपलसरी वैल्यू डालनी है तब हम लोग नॉट नल का यूज़ करेंगे, वो ऑप्शनल है. ओके, और वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे ये सिंबल यूज़ होता है: कॉलन देन इक्वल टू. ओके, आफ्टर दैट एंकर डेटा टाइप क्या है, तो जो वेरिएबल पहले से मतलब कि जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उस पे से कोई वेरिएबल अगर डिफाइन हो रहा है तो उसकी जो डेटा टाइप है वो कहलाई जाएगी एंकर डेटा टाइप. अ वेरिएबल डिक्लेयर एज अ एंकर डेटा टाइप मीन्स डेटा टाइप फॉर अ वेरिएबल इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन अ डेटा टाइप ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है उस पे से कोई कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो दैट डेटा टाइप इज नोन एज अ एंकर डेटा टाइप. देन कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है PL SQL के अंदर, तो कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करना है, देन डेटा टाइप, आफ्टर दैट इनिशियल नेम, और उसके आगे कांस्टेंट का नाम लिखना है. फॉर एग्जांपल PI 3.14 मुझे डिफाइन करना है तो PI देन कांस्टेंट, नंबर आएगा, पॉइंट के पहले 3 वैल्यू आ सकती है और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ सकती है, और 3.14. तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट PL SQL के अंदर डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंटेक्स. आफ्टर दैट वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल के अंदर 3 टेक्निक थी:
यूजिंग दिस ऑपरेटर, मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, कीबोर्ड से अगर मुझे वैल्यू डालनी है तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करके मैं कर सकती हूँ। देन थर्ड वन, सिलेक्ट क्वेरी फायर करके भी हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब सिलेक्ट क्वेरी कोई टेबल के ऊपर फायर करेंगे, कौन सी कंडीशन की वैल्यू लेनी है वो फायर करेंगे, और कौन कौन सी कॉलम की वैल्यू कौन कौन से वेरिएबल में डालनी है वो डिफाइन करना है। तो सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके भी हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट PL/SQL के अंदर अगर मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसके लिए ये सिंटेक्स है, dbms_output.put_line। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज मुझे लिखना है वो आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे dbms_output इज अ पैकेज एंड put_line इज अ वन टाइप ऑफ मेथड। और अगर कोई वेरिएबल है और कोई स्टेटमेंट है, वो दोनों को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए डबल पाइप यूज़ होता है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, जैसे जावा में डॉट यूज़ होता है उसी तरह से, सॉरी प्लस यूज़ होता है उसी तरह से। देन PL/SQL के अंदर अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो डैश डैश का यूज़ होगा, और मल्टीपल लाइन मतलब कि डबल डैश का यूज़ होगा, और मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है तो उसके लिए है /*//। तो इस तरह से हम लोग PL/SQL के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और PL/SQL की फाइल क्रिएट करने के लिए एडिट कमांड का यूज़ होता है, और वो सेव होगी हमारी .SQL से, और वो जो फाइल होगी वो हम लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख सकते हैं, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए रन कमांड, स्टार्ट कमांड एंड @ कमांड का यूज़ होता है। आफ्टर दैट मेन एडवांटेज क्या था, तो PL/SQL के अंदर कंडीशन चेक, ब्रांचिंग और लूपिंग वो सब कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा। देन नेक्स्ट वन इज़ वो वेरिएबल को सपोर्ट करेगा, वहाँ पे एरर भी हैंडल कर सकते हैं एट अ रन टाइम पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। देन उसके अंदर यूज़र डिफाइन फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, और कोड जो मैंने लिखा है वो मुझे दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ करना है तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। पोर्टेबल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर भी मैं दूसरे कंप्यूटर में भी वो कोड ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। वहाँ पे सिर्फ ओरेकल इंस्टॉल होना चाहिए, और जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथ है। तो ये सब PL/SQL के मेन एडवांटेज थे। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 टाइप थी, कंडीशनल, इटरेटिव एंड सीक्वेंशियल। तो कंडीशनल के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट देखा था कि अगर कोई कंडीशन के ऊपर पूरा ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडेंट होगा तो दैट वन इज अ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इफ, एल्स एंड एल्स इफ। तो इफ़ क्या करेगा, तो इफ़ सिंपली कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई तो उसके रिलेटेड कमांड एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके रिलेटेड कोई भी एग्जीक्यूशन है वो लिखा नहीं जाएगा। तो सिंपली वो अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या एग्जीक्यूट करना है वही दिखाता है, तो वो सिंपल इफ़ है। देन इफ एल्स क्या करेगा, तो इफ एल्स के अंदर उसका उल्टा है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उसके लिए अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके लिए भी अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एल्स लिखा जाता है। तो इफ एल्स का यूज़ यही है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कोई मैसेज, अलग मैसेज प्रिंट करवाना है, अगर फॉल्स हुई तो स्टॉप नहीं हो जाना है जैसे सिंपल इफ में हो रहा था, कुछ और एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए इफ एल्स यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज इफ एल्स एंड इफ। तो ये कब यूज़ होगा, तो जब कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब कि ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स हुई, तो फॉल्स में एक ही क्राइटेरिया नहीं है, एक से ज़्यादा, मतलब कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो फॉर दैट रीज़न दिस स्टेटमेंट इज़ यूज। उसमें क्या होगा, कंडीशन चेक हुई तो उसके लिए ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, बट ये कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन चेक हुई तो उसके लिए ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, बट ये भी फॉल्स हुई तो उसके लिए तीसरी कंडीशन है, चौथी कंडीशन है। उस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करवाने के लिए ये इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंडीशन आनी चाहिए उसके लिए फिर से एल्स इफ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली एल्स देन एग्जीक्यूटेबल कमांड। तो इस तरह से हम लोग ये इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टाइप की इफ़ कंडीशन यूज़ होती है। देन हमने देखा था इटरेटिव कंट्रोल। तो इटरेटिव कंट्रोल क्या था, तो जब मुझे कोई ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, एक ही कोड को बार बार रिपीटेडली यूज़ करना है सम कंडीशन के ऊपर, तो हम लोग ये इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर 3 टाइप थी, लूप, व्हाइल एंड फॉर। तो लूप कैसे वर्क करे, तो लूप इनफाइनाइटली घूमती रहेगी, तो उसे स्टॉप करने के लिए एग्जिस्ट स्टेटमेंट का यूज़ होता है लूप के अंदर। सिंपली लूप की सिंटेक्स ये है, पहले लूप लिखा जाएगा, देन एग्जीक्यूटेबल कमांड एंड एंड ऑफ लूप। ओके,
तो ये इनफाइनाइटली घूमती रहेगी और जो ये एग्जीक्यूटेबल कमांड है वो ही रिपीट होता रहेगा, बट उसे स्टॉप करना है तो उसके लिए एग्जिट कमांड यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज अ फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया जाएगा और एक वेरिएबल दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से वो लूप वहाँ से स्टार्ट होगी और जो एंड पॉइंट होगा वहाँ तक वो घूमती रहेगी। तो उसके लिए एग्जिट कमांड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम लोग दे ही रहे हैं। यहाँ पे एक रिवर्स कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका यूज़ क्या है कि अगर मुझे वही लूप एंड टू स्टार्ट घुमानी, मतलब कि उल्टी घुमानी है, पूरा उल्टा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने, वो ऑप्शनल है, अगर मैंने लिखा तो लूप का एग्जीक्यूशन जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इस तरह से ये लिखी जाती है, लूप लिखना है, देन एग्जीक्यूटेबल कमांड एंड देन एंड ऑफ लूप। और लास्ट वन थी हमारी वाइल लूप। तो वाइल लूप कैसे यूज़ होती है, तो वाइल में क्या होगा कि वाइल के साथ एक कंडीशन दी जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप वाला जो पार्ट है वो घूमता रहेगा। जब कब तक घूमेगा, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। तो वाइल के अंदर भी एग्जिट कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाइल जो लूप है वो पूरी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स या तो नल हो जाती है तो वो लूप वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी वाइल लूप वर्क करेगी। अब क्या है, अगर मुझे कोई कंडीशन के ऊपर मतलब कि जंप नहीं करवाना है, कंडीशन के डिपेंडेंट कोई वर्क नहीं करवाना, अनकंडीशनली कहीं से भी मुझे वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे कहीं और जगह पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा था और उसमें भी गो टू स्टेटमेंट यूज़ हो रहा था। गो टू स्टेटमेंट की सिंपल सिंटेक्स थी गो टू देन जंप हियर, मतलब कि ये एक लेबल है, ये लेबल जहाँ पे लिखा होगा वहीं पे वो कोड वहाँ से जंप होके उस जगह पे चला जाएगा, मतलब कि उसके बीच में जो भी कोड होगा वो स्किप हो जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे गो टू जंप लिखा है और जंप नाम का लेबल जो है वो ऊपर है तो वो ऊपर जंप करेगा, ऐसा नहीं है कि नीचे ही जंप करेगा। ये लेबल जहाँ पे भी होगा प्रोग्राम में वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो वहीं पे वो जंप करके हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और उन दोनों के बीच में जो भी कोड होगा वो लेबल और गो टू के बीच में, मतलब कि जंप हो रहा है तो उसके बाद जो भी कोड होगा वो स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके अनकंडीशनली जंप करवा सकते हैं। तो ये सब जो पार्ट थे वो हमने लेक्चर 1 to लेक्चर 5 के अंदर डिस्कस किए हैं, डीपली डिस्कस किए हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली रिवाइज के तौर पे जो पॉइंट याद रखने हैं वही डिस्कस किए हैं। ओके, ये गो टू का एक एग्जांपल था कि यहाँ पे क्या होगा, वेलकम टू, मतलब कि PL/SQL का ब्लॉक है तो वो बिगिन से स्टार्ट हो रहा है, DBMS आउटपुट अंडरस्कोर पुट लाइन है तो वो डिस्प्ले मैसेज के लिए यूज़ होती है, तो ये वेलकम टू प्रिंट होगा। उसके बाद प्राइम कॉलेज वाला प्रिंट होगा। देन गो टू डिप्लो लिखा है, तो ये क्या करेगा, डिप्लो नाम का लेबल जहाँ पे भी होगा एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर तो वहाँ पे वो जंप करेगा। तो यहाँ पे है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये डिग्री वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो पूरा आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा। तो इस तरह से हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है गो टू के अंदर। सो थैंक यू सो मच। आज हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर लेक्चर 1 to 5 जो भी डिस्कस किए थे उस सबका रिवीजन करवाया है कि जो भी लेक्चर में डिस्कस हुआ था PL/SQL क्या है, मतलब कि SQL का एक्सटेंशन वर्जन है, देन SQL और PL/SQL के बीच में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस किए। आफ्टर दैट डेटा टाइप कैसे क्रिएट होती है PL/SQL के अंदर वो सब डिस्कस हुआ। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, कांस्टेंट कैसे क्रिएट होता है, PL/SQL के अंदर अगर मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे, वो सब पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और आफ्टर दैट ये सब खत्म करने के बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से यूज़ होते हैं PL/SQL के अंदर। यही मेन पार्ट है जिसकी बस SQL के अंदर ये प्रोवाइडेड नहीं थे, कंडीशनल, इटरेटिव और सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। वो एक SQL का ओवरकम था, वही ओवरकम और वो एक डिसएडवांटेज था, वही डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए PL/SQL जनरेट हुई थी। तो वो इफ़ स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है, देन वो अलग अलग टाइप कैसी थी, देन लूपिंग के बारे में हमने डिस्कस किया कि लूप कैसे यूज़ होती है। ओके, देन लास्ट में हमने गो टू स्टेटमेंट डिस्कस किया कि गो टू स्टेटमेंट से क्या होगा कि पूरा जो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है वो विदाउट एनी कंडीशन जंप करेगा। तो
अनकंडीशनली अगर मुझे कहीं पे भी कोड को ले जाना है तो उसके लिए सिक्वेंशियल कंट्रोल यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और ये जो है वो सिंपली रिवीजन है। इसके रिलेटेड डीप में अगर देखना है तो लेक्चर 1 to 5 रिफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि कौन कौन से मेन पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं ADBMS के ये यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो PLSQL क्या है, कैसे जनरेट मतलब कैसे आया था, देन उसकी डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, मैसेज कैसे प्रिंट होता है, फाइल कैसे क्रिएट होती है, और उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से थे, तो कंडीशन कौन कौन सी थी, देन लूपिंग क्या थी और गो टू स्टेटमेंट क्या था, वो सब हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे। थैंक यू।